नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इसी नंबर पे किसान भी अपनी शिकायतें हमसे भेज सकते हैं। जो भी किसान अपने सलाह, शिकायतें, परेशानियां हमसे शेयर करेंगे, हम उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाएंगे। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप मैसेज भेजें, व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजें। आपके सभी सवालों को, सभी क्वेरी को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको कमोडिटी ट्रेडिंग में, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट में मदद करने वाले हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अमित खरे हैं टेक्निकल एनालिस्ट हैं गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड से, और अनुज चौधरी हैं रिसर्च एनालिस्ट हैं मिरे एसेट शेयर खान से। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत गोल्ड से फिर से करते हैं, क्योंकि गोल्ड 1,23,000 के भी पार निकल चुका है। आज का जो नया हाई लगा है 1,23,000 के ऊपर घरेलू बाजार में। इस साल घरेलू बाजार में देखें तो 57 से 58% की तेजी एमसीएक्स पर, और इंटरनेशनल मार्केट में 2025 में 50% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। $4,050 के करीब कॉमेक्स पर गोल्ड पहुंच चुका है। और कितनी तेजी, कब ये इस तेजी पर ब्रेक लगेगा, ये सवाल लंबे समय से लोग पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कब इसमें ब्रेक लगेगा इस रैली पर। मानव, आप बताइए, गोल्ड में अब क्या राय बन रही है? 1,23,000 भी चले गए, आप लोग जितने भी टारगेट दे रहे हैं वो समय से काफ़ी पहले अचीव हो रहे हैं। अब नया आउटलुक क्या देंगे सर गोल्ड को लेकर? जी बिल्कुल विश्वनाथ जी, मेरे ख्याल से ऐसा मूव एक हिस्टोरिक रन ही है जहां पे ऐसे मूव नहीं देखे गए पहले। 1970-1980 में जब वो बूम आया था, तब 2000 के सन से 30% के ऊपर के गेन्स नहीं देखे गए, जो अब मुझे लग रहा है वो हिस्ट्री एक बार फिर से लिखी जाएगी। जैसे आपने ठीक कहा, पेस ही इतना ज्यादा है कि हर दिन 1-1% का मूव हम आता हुआ देख रहे हैं। हर दिन गैप अप, हर दिन नया हाई देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से बिल्कुल $4,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन जिस हिसाब के फंडामेंटल बन रहे हैं, यूएस शटडाउन जब तक है, जब तक डेटा नहीं आ पा रहे हैं, रेट कट एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, मेरे ख्याल से ये लेवल्स ऊपर के ऊपर हम आते हुए दिखते रहेंगे। नहीं, मुझे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक बार अगर ये रैली थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग करीब शिफ्ट होती है तो थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, लेकिन जब तक 1,18,000 के ऊपर है, ओवरऑल सेंटिमेंट जो है मेरे ख्याल से बाय में ही रहेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से। इमीडिएट बेसिस में 1,22,500 पे खरीदारी कर सकते हैं। 1,23,500 का टारगेट रहेगा और 1,20,800 का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। 30,500 का टारगेट, 1,20,900 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। चांदी में भी इसी तरह की तेजी आ रही है। चांदी पे आप बताइए अमित खरे जी, क्या लग रहा है चांदी की तेजी कब थमेगी? 1,49,000 के ऊपर का नया रिकॉर्ड घरेलू बाजार में बना है। क्या हो रहा है चांदी में सर? और एक और सवाल, क्या आजकल में 1-2 दिनों में कॉमेक्स पर भी चांदी रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच सकती है क्या? बिल्कुल। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। ये जो तेजी है ये अभी तक की सबसे बड़ी तेजी है, और इस तेजी में अच्छा पैसा बनाने का निवेशकों और ट्रेडर्स के पास मौका है। ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो है अभी गोल्ड सिल्वर में चल रही है, ऐसा मौका मेरे को नहीं लग रहा है दोबारा वापस फिर से मिलेगा। ये तेजी लगातार अभी कुछ महीनों जारी रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल, सारे के सारे फंडामेंटल है वो बिल्कुल तेजी के फेवर में, चाहे ईटीएफ की बाइंग हो, चाहे सेंट्रल बैंक की बाइंग हो, चाहे ट्रम्प की वजह से जो मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है वो हो, सभी न्यूज जो है वो पॉजिटिव है। अगर हम लेवल के लिहाज से देखें तो आज ही जैसे देखा जाए तो 1,48,000 का जो भाव था वो 2-3 दिन से सिल्वर ब्रेक नहीं कर पा रही थी। आज जैसे ही उसने वो भाव क्रॉस किया, अभी देखिए लगभग 1,48,900 के आसपास के भाव है। तो खरीदारी का ही ट्रेड करना है। अभी 1 से 2 दिनों में मेरे को लग रहा है 1,51,000 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1,48,000 के आसपास कहीं पर भी खरीदारी करें, और 1,46,500 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चले। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो 49.80 जो 2000 का हाई था, मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वो जल्दी ही ब्रीच हो जाएगा। और प्राइसेस जैसे ही $50 के ऊपर निकलते हैं तो मेरे को लग रहा है $59 के आसपास के भाव भी स्पॉट के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकते हैं। जी विस्मत जी। ओके, तो यानी यहाँ से बड़ी तेजी आपको लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये रैली जो चल रही है ये अगले कुछ महीने तक जारी रह सकती है, क्योंकि जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और उस रैली पे ब्रेक आपको अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। और ट्रेडर्स के लिए भी यही हम सलाह दे रहे हैं कि आप ट्रेंड के साथ रहें,
अब शॉर्ट पोजीशन में बनाने से बचें जब तक ट्रेंड बदलता नहीं है। ट्रेंड में अगर कुछ इसी तरह के बदलाव आते हैं, फंडामेंटल्स बदलते हैं, तभी आप अपने कॉल्स को बदले। और एक सलाह ये भी दी जा रही है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन को कैरी ना करें, रोज काट कर जाएं और बाई साइड में ही रहें, ये सलाह दी जा रही है। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। अरविंद जैन है, इनका सवाल है चांदी में किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। अनुज जी आप बताइए, चांदी किस लेवल पे खरीदना चाहिए अरविंद जैन साहब को। जी नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते अभी सर। चांदी देखे तो एक रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे चल रहा है। 1,48,900 950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट एक 2% ऊपर है। थोड़ा डिप्स है तो बाई करके चल सकते हैं। 1,48,500 के आसपास बाई करके चलना चाहिए। 1,47,500 के नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर में 1,50,000 1,51,000 तक जा सकते हैं ऊपर में। चांदी को लेकर ये भी हो। ऋतु जैन है, क्या दिवाली के बाद भी सोने का दाम बढ़ेगा? दिवाली के बाद तक के लिए क्या आउटलुक है मानव आपका गोल्ड को लेकर? जी विश्वनाथ जी, इंटरेस्टिंगली मैं आज ही एक डेटा देख रहा था। अगर आप देखें तो एक महीने दिवाली के पहले और एक महीने दिवाली के बाद का नॉर्मली जो ट्रेंड है 2015 से अगर आप देखें तो 2 ही साल ऐसे हुए हैं जहां पे दिवाली के पहले गोल्ड गिरा है। नॉर्मली दिवाली के 1 महीने पहले गोल्ड की जो रिटर्न्स है, जो पेस है, ऊपर ही होती है। लेकिन ऐसे 3 4 या 5 साल ऐसे हमने देखे हैं जहां पे दिवाली के 1 महीने बाद गोल्ड में थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी है, जो ऑन एन एवरेज 2 से 4% के बीच में होती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से चले तो बिल्कुल परसेंटेज कम है, लेकिन वो एक थोड़ी गिरावट या तो प्रॉफिट बुकिंग या फंडामेंटल चेंज में हो सकती है। नो डाउट अभी तक कोई भी ऐसे संकेत या ट्रिगर नहीं है जो हमें ये संकेत दे कि ये फॉल आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक कॉशन तो बिल्कुल रखना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग का ही हो, कि यहाँ से करेक्शन अगर आता है तो उसके लिए हमें रेडी होना चाहिए कि हम और बेटर रेट में एंटर कर सके बाई के लिए। तो ये सलाह है। विक्की हैं आगरा से, ये पूछ रहे हैं कि सोने चांदी में आज कैसे ट्रेड करें, क्या ट्रेड करना चाहिए। अमित जी आप बता दीजिए, गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग रणनीति इनको। बिल्कुल खरीदारी का ही ट्रेड है। मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा है तो डिप्स पे खरीदारी की स्ट्रेटजी अपनाएं। 1,22,400 के आसपास आज का सोने का खरीदारी का जो है प्राइस है। 1,25,000 रुपए इसका टारगेट है 1 से 2 दिनों के लिए। वहीं पे स्टॉप लॉस 1,21,400 का रहेगा। सिल्वर की अगर हम बात करें तो 1,48,000 के आसपास कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1,51,000 रुपए का टारगेट लेना है। 1,46,500 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये चाहे तो मिनी लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मिनी में रिस्क थोड़ा सा कम रहता है और मूवमेंट बड़ा है। तो सजेशन यही रहेगा कि मिनी लॉट में पोजीशन होल्ड करके चले। आपके लिए गोल्ड और सिल्वर में अगर ट्रेड करते हैं तो अमित जी की तरफ से आ रही है। एक खबर है गोल्ड को लेकर कि सितंबर के महीने में गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश देखने को मिला है और सितंबर 2025 में भारत में गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड 90.2 करोड़ का इन्फ्लोज देखने को मिला है। 90.2 करोड़ डॉलर का। अगस्त के 23.2 करोड़ डॉलर की तुलना में 285% ज़्यादा गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। तो एक ज़बरदस्त ट्रैक्शन, जैसा अमित खरे जी कह भी रहे थे कि ये एक बेहतर साल है और रिकॉर्ड तेजी का दौर चल रहा है। 70-80 के दशक से भी ज़्यादा रिटर्न इस बार गोल्ड सिल्वर दे रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी है और ये लगातार चौथा महीना है जहां पर भारत में गोल्ड ईटीएफ में ज़बरदस्त निवेश देखने को मिल रहा है और एशिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड ईटीएफ में निवेश भारत में ही देखने को मिल रहा है। इस साल सिर्फ मार्च और मई, ये 2 महीने ऐसे थे जहां पे थोड़ी निकासी यानी आउटफ्लो देखने को मिला था गोल्ड ईटीएफ से, नहीं तो लगातार इस साल गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लोज ही देखने को मिल रहा है। 2025 में अब तक की अगर बात करें 9 महीने की, तो गोल्ड ईटीएफ में कुल 218 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ है और सितंबर में अमेरिका टॉप पर है गोल्ड ईटीएफ इन्फ्लोज में। वहां पर 1030 करोड़
डॉलर का इनफ्लो हुआ है। वहीं उसके बाद स्विट्जरलैंड दूसरी ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन एशिया में भारत टॉप पर है, तो एक ज़बरदस्त निवेश का दौर चल रहा है। 2024 के आंकड़ों की अगर बात करें तो 129 करोड़ का निवेश हुआ था कुल। 2023 में 31 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ था। 2022 में सिर्फ 3.3 करोड़ डॉलर का निवेश गोल्ड ETF में भारत में हुआ था, लेकिन इस साल उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो एक अहम अपडेट है, क्योंकि सेफ हेवन के तौर पर हो या फिर इक्विटी से लोगों का मोह भंग हुआ हो, लग रहा हो कि अब यहाँ से कितना इक्विटी चलेगा। और जितनी अनिश्चितताएं हैं, चाहे वो अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन को लेकर हो, ब्याज दरों में कटौती का जो रुख चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, सारे फैक्टर, सेंट्रल बैंक्स, गोल्ड ETF की बैंक, सारे फैक्टर्स गोल्ड के सपोर्ट में हैं। यही वजह है कि इस तरह की तेजी दिख रही है। चलिए, एक और दर्शक है, इन्होंने सवाल भेजा है, गोपाल हैं। इनका सवाल सोने पर है कि क्या करना चाहिए सोने में। आप बताइए अनुज जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए गोपाल को? दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है जी। गोल्ड अभी 1,30,000 के आसपास चल रहा है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। अगर अभी थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर डिप्स पे है तो बाइंग करके ही चलना चाहिए। और नीचे में 1,22,500 के नीचे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1,21,500 के नीचे में, और ऊपर में टारगेट रहेगा 1,25,000 का। एक सवाल है क्रिश का, दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है, कॉपर में जानना चाह रहे कि क्या करें। कॉपर के मार्केट भी काफ़ी डेफिसिट की स्थिति में है। चांदी और कॉपर दोनों खूब चल रहे हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, पेरू हो या चिली हो। इन तीनों जगहों से यहाँ पर डेफिसिट की स्थिति आ रही है। माइनिंग में दिक्कतें इंडोनेशिया में उस एक्सीडेंट के बाद से हुई है, और इस बार कहा जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में वहाँ से माइनिंग भी कम होगी। आप बताइए मानव, क्रिश को क्या सलाह देंगे? कॉपर में क्या राय बन रही है? जी बिल्कुल विश्वनाथ जी, जैसे आपने बताया कि तीनों ही माइन में अभी सप्लाई टाइटनेस और ज्यादा बढ़ रही है, कोई ज्यादा सुधार के कमेंट्स नहीं है। हमने पिछली बार जब बात की थी 980 और 1000 के लेवल्स के आसपास की बात की थी, मेरे ख्याल से हम 4 डिजिट नंबर छू चुके हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत है, कॉपर में और अच्छी तेजी हमें लग रहा है बाकी है। तो 1000 के आसपास बाय कर सकते हैं, 996 का स्टॉप रहेगा, और 1012 1015 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कॉपर खरीदना है 1001 के लेवल पे, 1012 का टारगेट है, 996 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा लेना है। चलिए, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, अजय गोयल साहब होंगे, चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के। उनसे बातचीत होगी कि गेहूं के दाम ग्लोबल मार्केट काफ़ी तेजी से गिरे हैं। इस साल करीब 15 से 16% तक की गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों आई है और भारत के लिहाज से इसे कैसे देखना चाहिए? भारत में क्या हो रहा है गेहूं के मार्केट में और आगे क्या हो सकता है? चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। अब बात कर लेते हैं गेहूं की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। 2025-26 में कहा जा रहा है कि ग्लोबल गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 81.62 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। ज़्यादातर देश जहां पे गेहूं की पैदावार होती है, इस बार बम्पर पैदावार है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियंस की जो कंट्रीज़ है, रूस, कनाडा, यूक्रेन और कजाकिस्तान में फसल ज़्यादा है, और ग्लोबल गेहूं की कीमतों पर मंदी का लगातार दबाव है। BMI जो फिच की एजेंसी है, जो यूनिट है, 2025 का उनका गेहूं का जो भाव का अनुमान है उन्होंने कम कर दिया है। पिछले एक साल में करीब 16% तक की इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आई है, और कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की फसल 10 साल में सबसे ज़्यादा है। हमारे साथ अजय गोयल साहब हैं, चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला है। सर, भारत के लिहाज से इस खबर को कैसे देखें? क्या यहाँ भी उस वजह से दाम कुछ कम हो रहे हैं, और आगे को लेकर क्या आउटलुक है सर आपका गेहूं मार्केट में? देखिए, जो विदेशी मार्केट है, खासतौर पे जो आपने सीबॉट में जो अभी फिलहाल में थोड़ी सी मंदी आई है कॉर्न को लेके, और फीड का जो है ऑफटेक कम होने की वजह से देसी मार्केट में तो जो है उसका कोई असर होने वाला नहीं है। जैसे आपको पता है 44% ड्यूटी है व्हीट इंपोर्ट पे, एंड उसके ऊपर से सरकार के पास पर्याप्त गेहूं है। सरकार ने ऐलान कर रखा है कि वो OMSS में व्हीट रिलीज करेगी, और सब लोगों का उसका इंतजार है। तो बाजार जो है कुछ आगे जाने वाले दिनों में 1-8% मंदी और आ सकती है। कोई यहाँ तेजी का या कोई उस तरह का रुख बनेगा नहीं। इंटरनेशनल मार्केट को लेके इधर कोई उसका असर होगा नहीं।
उससे डीकपल्ड है, क्योंकि जिस तरह से हमारे इंपोर्ट ड्यूटी है तो यहाँ पे इंपोर्ट तो होने वाला है नहीं, लेकिन घरेलू बाजार में भी पर्याप्त सप्लाई है, सरकार ओएमएस के जरिए रिलीज भी करने वाली है, तो यहाँ से दाम 1-2% कम होंगे। बढ़ने का तो खैर सवाल कहीं भी इस बार अभी नहीं दिख रहा है। सर, इस बार के आप लोगों के नंबर क्या थे गेहूं उत्पादन के फाइनल नंबर? फाइनल नंबर तो देखिए, सब लोग एक बात की सहमति में हैं कि जो पिछले साल के उनके नंबर थे उससे करीबन 4 मिलियन टन ज्यादा है, और ऑफिशियल आंकड़ा तो आपको पता है 113-14 मिलियन टन का है। पर जो भी प्राइवेट एजेंसीज अपना नंबर निकालती हैं, उन सब लोगों ने पिछले साल के एवरेज में इस साल कुछ बढ़ा के ही नंबर रिलीज किए हैं। एंड उस हिसाब से सरकार की प्रोक्योरमेंट भी देखिए आप 30 मिलियन टन हो चुकी थी, तो उस हिसाब से कंफर्टेबल है इन सप्लाई साइड। सर, ओएमएसएस के बिक्री के कुछ तारीख वगैरह कुछ आ रही है, समय सीमा कब तक हो सकती है? हाँ, वो इस पे तो तारीख पे तारीख चल रही है। हाँ। और पिछले 1-1.5 महीने से जो है मिल खास तौर पे साउथ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया के मिल वाले इंतजार में है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सप्लाई का डेफिसिट महसूस होता है, फार फ्लंग एरियाज में है। और कई लोगों को उम्मीद 10 अक्टूबर तक थी, लेकिन अभी तक कोई सुरसुराहट है नहीं। में देरी हो गई है, इस बार एक्सटेंडेड रेनफॉल भी हुई है और कई इलाकों में तो बुरी तरह से बारिश हुई है। तो क्या रबी सीजन के लिहाज से देखें, गेहूं की खेती के लिहाज से देखें, तो नए सीजन के लिए आपको बेहतर लग रहा है मानसून की स्थिति, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, ज्यादा नमी मिलेगी जमीन में? उम्मीद तो यही है कि जो ग्राउंड लेवल में जो है इतना मतलब मॉइस्चर बेटर रहेगा, तो एकरेज और यील्ड दोनों जो है थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज होनी चाहिए अगले सीजन में। क्या अजय जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया और गेहूं मार्केट में क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है। चलिए, मानसून को लेकर एक अपडेट आपको दे देते हैं कि मानसून की वापसी में देरी हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी अगले 3-4 दिनों में अब आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी वापसी फिर से तेजी पकड़ेगी, क्योंकि कुछ स्टॉल हो गया था बीच में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी शुरुआत 1 जून से 30 सितंबर तक होती है, गुजरात, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र कुछ हिस्सों में मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व मानसून के संकेत मिलने लगे हैं, जिसकी शुरुआत अक्टूबर से होती है, दिसंबर तक ये चलता है उत्तर पूर्व मानसून। और पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने उत्तर राजस्थान में लो प्रेशर सिस्टम बनाया है, इससे उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश के आसार लगाए गए हैं। आईएमडी की ये रिपोर्ट है। इस बारिश से मानसून की वापसी में देरी हो रही है, लेकिन 3-4 दिनों के बाद वापसी तेजी से होगी। आधे से अधिक तहसीलों में अक्टूबर में काफी ज्यादा बारिश हुई है और 2011 से लेकर 2022 का जो दशक है, इस दौरान जो बारिश है वो काफी ज्यादा रही। तो ये कुछ मानसून को लेकर अपडेट है। चलिए, वापस से लौटते हैं अपने दर्शकों की तरफ। हमारे साथ कुछ दर्शक है जो सवाल भेज रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है दिनेश हैं महाराष्ट्र से। कपास इन्होंने शॉर्ट किया है 3 लॉट 2,946 रुपए के भाव पर, पूछ रहे हैं बने रहें या निकल जाएं। अमित खरे जी बताइए क्या करें दिनेश जी, बने रहें या निकल जाए शॉर्ट पोजीशन से? विश्वनाथ जी, कपास का जो मोमेंटम है पिछले हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि रेंज बाउंड जो है मूवमेंट इसमें बना हुआ है। अभी इंटरनेशनल कपास की अगर मैं बात करूं तो 1527 के आसपास का इसमें जो है भाव दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड नेगेटिव है। इनको अगर इनकी बाइंग की पोजीशन है तो इनको बिल्कुल करंट भाव में निकल जाना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस का टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। बताइए नेचुरल गैस का टारगेट और स्टॉप लॉस अनुज जी क्या है? अनुज जी अनम्यूट कीजिएगा वीडियो ऑडियो को। सॉरी, नीचे बाय करके चलना चाहिए 312 के लेवल्स के आसपास में। 306 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर टारगेट रहेगा 318 और 322 का। 322 का टारगेट है, 306 का स्टॉप लॉस भी अनुज जी ने भी दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले दर्शक है अमित है नासिक से। क्रूड और नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। आप बताइए मानव, क्या करना चाहिए क्रूड और नेचुरल गैस में?
नेशनल गैस में शोन जी काफी सिमिलर व्यू है। 312 पे 311 पे बाय कर सकते हैं। 306 का स्टॉप रहेगा और 322 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर कच्चे तेल की बात करें, आज खास करके क्रूड इन्वेंट्री के नंबर है वो तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर मौका मिलता है तो 5535 के आसपास खरीदे। 5470 का स्टॉप लगाए और 5630 जो अपर बैंड ऑफ रेंज है वहां पे एक टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। राहुल है मुंबई से, जानना चाह रहे हैं कि बेस मेटल्स में कहाँ ट्रेड लेना चाहिए। आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में ये अनुज जी? जी नीचे कॉपर में बाई करके चलना चाहिए। डिप्स के ऊपर में 1002 के लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। 996 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1008 और 1012 का रहेगा। तो बेस मेटल्स में आपकी पसंद आ गई है, कॉपर ही है। 1008 1012 दो टारगेट आप दे रहे हैं। आप बताइए मानव, आपकी टॉप पिक क्या है बेस मेटल्स में? मेरे ख्याल से कॉपर ही है, क्योंकि काफी आउटलाइनर है कॉपर। तो 1001 के आसपास बाइंग कर सकते हैं कॉपर में। बिल्कुल 1012 का टारगेट होगा और 996 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए ग्वारसीड ग्वारगम आज 1-1% के आसपास की तेजी दिखी है। अमित खरे जी, इन दोनों काउंटर पे क्या राय है ग्वारसीड ग्वारगम में? वार्षिक द्वारगम का चार्ट जो है नेगेटिव बना हुआ है। आज हल्का सा पुल बैक इसमें देखने को मिला है, जिसको एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेडर्स को अपनाना चाहिए। ग्वारसीड नवंबर वायदा 4850 से लेकर 4900 के बीच में कहीं पे भी बिकवाली की जा सकती है। नीचे में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चले 10 से 15 दिन का 4650 का टारगेट रहेगा। 4950 इसका स्टॉप लॉस है। वहीं पे ग्वारगम नवंबर की अगर हम बात करें तो 8900 और 9000 की रेंज में कहीं पे भी इसमें बिकवाली की जा सकती है। 8400 रुपए का शॉर्ट टर्म का इसका टारगेट है। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 9200 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अब बात करते हैं मसालों की। आज मसालों में जीरा और हल्दी में भी थोड़ी खरीदारी दिखी है। क्या करना चाहिए जीरा और हल्दी में अमित जी? जीरा हल्दी का भी ट्रेंड अगर हम देखें तो काफी नेगेटिव है। जीरे ने देखा जाए तो 2022-23 में 65,000 के आसपास का हाई बनाया था और अभी भाव देखा जाए तो 19,000 की रेंज में है। जीरा नवंबर वायदा 19,500 के आसपास बिकवाली करके चलनी है। नीचे में 18,500 रुपए का टारगेट लेके चलना है और 20,000 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगर हल्दी की हम बात करें तो दिसंबर वायदा हल्दी में 12,600 के करीब बिकवाली करके चले। नीचे में 11,500 रुपए इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 13,100 के ऊपर का रहेगा। जी ओके, तो ये सलाह है मसालों को लेकर। धनिया भी जाते जाते बता दीजिए अमित जी, धनिया पसंद है आपको 8500 के आसपास? बाय का ट्रेड तो अभी नहीं लेके चलना है, क्योंकि 8900 नवंबर वायदा धनिया पे नजर रखनी है ट्रेडर्स को। 8900 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलेगा तो ही नई खरीदारी करनी है, क्योंकि इसमें 6800 का बॉटम बनाया था अभी 2 महीने पहले। वहां से ये ऑलरेडी रैली जो है 30% के आसपास की कर चुका है। तो अभी खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए। 8000 के नीचे अगर प्राइसेस मिले तो वो बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, तो ये सलाह मसालों को लेकर। शुक्रिया अमित जी आपका, अनुज जी आपका, मानव आपका। लेकिन जाने से पहले आप तीनों से डिस्क्लेमर चाहेंगे। अमित जी आप बताइए, जितनी भी राय आपने दी थी इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? जो भी ट्रेड विस्मोहन जी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ईटीएफ के जरिए मैं सोने चांदी में जरूर इन्वेस्टेड रहता हूँ और हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन फ्यूचर्स में हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ और ट्रेडर्स को उनके जो पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं उनके सजेशन पे ही काम करना चाहिए। ओके, आप बताइए अनुज जी, आपके तरफ से डिस्क्लेमर। मैंने जो भी रिकमेंडेशन दी उसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया तो उनका पोजीशन हो सकता है। आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। ये बिल्कुल जो भी हमने डिस्कस किया है वो स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके ही निवेश कीजिए। और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट की हो सकती है। ओके, तो हमारी कोशिश यही है कि आपको जागरूक करें, आपको गाइड करें, ना कि आपको हम कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय लें और कोई भी ट्रेड करें बिना स्टॉप लॉस, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ना करें। चलिए इसी नोट पर कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।